नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों अभी मैं आप सभी के बीच जैसे प्रतिदिन मैंने आप सभी से वादा किया है कि 31 जनवरी को सीटेट का पेपर है, उससे पहले मैं आप सभी को नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा और प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। तो मैं आप सभी के बीच में सोशल साइंस एसएसटी सामाजिक विज्ञान का आज चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले मैंने आप सभी को 3 प्रैक्टिस सेट दिया है। साथियों, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो कहीं इधर उधर से मैंने नहीं टेपा है। चैप्टर बाय चैप्टर मैंने आप सभी के लिए एनसीईआरटी जो बुक है उससे निकाल करके और आप सभी को दिया हूँ। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से आपको 20 से 25 नहीं तो 30 से 35 प्रश्न जो है वह टकराएगा। तो साथियों, आप सभी ऑल टीटी तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए। और यदि आप संस्कृत रखे हैं लैंग्वेज में तो ऑल टीटी तैयारी चैनल पर 40 वीडियो मैंने पहले ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक है उसका अपलोड कर दिया हूं, उसे भी जा करके आप एक एक करके देख सकते हैं। संस्कृत में आप आराम से 30 में से 25 प्लस ले आएंगे, ये मैं आप सभी को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए प्रतिदिन की तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से खाली स्थान की दीवानी ग्रहण किया था। इसमें क्या होगा आंसर? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में है। पहला है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार, दूसरा है आपका बिहार और बंगाल, तीसरा है आपका सी बंगाल और उड़ीसा, और डी है आपका उड़ीसा और बिहार। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से खाली स्थान की दीवानी ग्रहण किया। तो उड़ीसा और बिहार कहाँ का किया? उड़ीसा और कहाँ का? बिहार का दीवानी जो है वो क्या किया था? ग्रहण किया था। कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी के स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न एक बार आप लोग देख लीजिए। यह भी खाली स्थान वाला ही है कि 1865 से पहले कंपनी खाली स्थान से सोना और चांदी का आयात करती थी। किससे? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में है। आप सोच लिए होंगे किससे करती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। किससे? ब्रिटेन से। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी। चलिए तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। ज्यादा समय मैं आप सभी का नहीं लूंगा, एक बार आप सभी का प्रैक्टिस करवा देता हूं। तीसरा प्रश्न है 1770 में पड़े अकाल ने खाली स्थान में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कहां के लोगों को मौत की नींद सुला दिया? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान। आप लगाइए इसमें कौन सा होगा आंसर। इसका जो साथी करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। कहां? बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने में। जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत का गवर्नर कौन था? बहुत आसान प्रश्न है। यदि आपने बुक पढ़ा होगा चैप्टर बाय चैप्टर तो आराम से इसका आंसर आप दे देंगे। चौथा प्रश्न का क्या होगा आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका सी। कौन था? कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत का गवर्नर था कॉर्नवालिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आप देख लीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। विचार करें, क्या करें? विचार करें तथा सही उत्तर दें। ए और बी है ऑप्शन, इस पे आप विचार कीजिए, मंथन कीजिए, और इसमें नीचे ऑप्शन दिया गया है, ऐसे सीटेट में दिया जाता है, फिर आप उसमें टिक लगाएंगे। ए है आपका कि रैयत खुद खेती नहीं करते थे, औरों को पट्टे पर जमीन देते थे। बी है आपका कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। 5वां प्रश्न का आंसर आप सभी के सामने में
पहला है ए सही बी गलत, दूसरा है आपका बी सही ए गलत, तीसरा है आपका ए और बी सही, चौथा है आपका बी और ए सही। अब कौन सा आंसर होगा आप बताइए। आप सभी के स्क्रीन पर है पांचवें प्रश्न का आंसर। इसका साथ ही करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, ए और बी सही है, दोनों सही है। आपने यदि बुक पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि रैयत खुद खेती नहीं करते थे, औरों को पट्टे पर जमीन देते थे। और दूसरा है आपका कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। छठा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर देख लीजिए। होल्डर मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार किया जिसे 1822 में लागू किया गया। उस व्यवस्था का क्या नाम था? चार ऑप्शन आप सभी के सामने में। ए महालवारी, कई बार प्रश्न आया है सीटेट में यहां से। बी मुनरो व्यवस्था, सी अस्थाई बंदोबस्त, डी रैयतबारी व्यवस्था। साथियों इस तरह का प्रश्न आता ही है, आप बताइए कौन सा आंसर होगा। छठा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए महालवारी बंदोबस्त। होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार किया जिसका नाम क्या था? महालवारी बंदोबस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, क्या होगा आंसर? मद्रास का गवर्नर कौन था और उनके कार्यकाल की अवधि क्या रही थी? चार ऑप्शन आप सभी के सामने में। टॉमस मुनरो 1819 से 1826, बी कॉर्नवालिस 1819 से 1826, सी होल्ट मैकेंजी 1819 से 1826, डी इनमें से कोई नहीं। आपने सोच लिया होगा आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ए टॉमस मुनरो 1819 से 1826 तक क्या किए थे? मद्रास का वो गवर्नर रहे थे। कौन? टॉमस मुनरो। आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, ध्यान से इस बार आंसर देना है, कहीं गलत हो जाता हो तो चिंता नहीं करना है। आठवां प्रश्न, बार बार प्रैक्टिस करने से ही सीटेट कोई क्वालिफाई कर पाता है, कोई बड़ी बात नहीं है सीटेट क्वालिफाई करना। रैयतबारी व्यवस्था किसे लागू किया? किसने लागू किया? सॉरी, रैयतबारी व्यवस्था किसने लागू किया था? चार ऑप्शन आप सभी के सामने में, ए बी सी डी। आपने सोच लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा इसका कौन सा आंसर होगा। मैं नहीं बोलूंगा चारों ऑप्शन का, चारों ऑप्शन को आप बताइए कौन सा आंसर होगा। आठवां का करेक्ट आंसर है आपका सी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। रैयतबारी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। नीचे कुछ महत्वपूर्ण बात को मैंने लिख दिया है। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में इसे लागू भी कर दिया था। किसने? टॉमस मुनरो ने। चलिए नौवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर सामने में, किस सदी में कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था? चार ऑप्शन, 17वीं, 18वीं, 19वीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा आंसर बताइए। यदि आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो आप जरूर ही इसका आंसर सही लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी 18वीं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण बात है उसको भी देख लेते हैं। लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूत करते हैं। जैसे बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना और पंजाब में गेहूं। आप बताइए मद्रास में किसके लिए करते थे? आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आपको आंसर पता चल गया। नौवां का कौन सा आंसर है? तो इसका है बी 18वीं। चलिए 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। विलियम्स मॉरिस किस जगह के कलाकार था या थे? बताइए। चार ऑप्शन आप सभी के सामने में, फ्रांस, ब्रिटेन, तालिबान, अमेरिका। क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बी विलियम्स मॉरिस ब्रिटेन के कलाकार था। चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न,
छोटा सा प्रैक्टिस सेट लाता हूं इसलिए कि आप सभी थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो एसएसटी में 60 में से 60 तो नहीं, कम से कम 45 प्लस तो ले ही आएंगे। 11वां जो भी नोट्स होगा वो भी मैं लाऊंगा आप सभी के बीच में। यदि आपको और भी कुछ चाहिए, कुछ भी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में जा करके जरूर कमेंट कीजिएगा। नील का पौधा मुख्य रूप से खाली स्थान इलाकों में ही उगता था। ए बी सी डी। ए है शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंधी, और सी शीतोष्ण कटिबंधी, और डी आर्द्र कटिबंधी। कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, उष्ण कटिबंधीय। कौन से में? नील का पौधा जो है मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। 12वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े या कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। यदि ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कहां के नील का उपयोग करते थे, तो यहां पर देख लीजिए भारतीय नील का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। ए बी आपके सामने में है। ये बगान है। बगान एक विशाल खेत जिस पर बगान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम कराता था। बी महल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी जो एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। ऑप्शन आप सभी के सामने में है। पहला ए गलत, बी सही। दूसरा ए और बी गलत। तीसरा आपका बी सही और ए गलत। चौथा आपका ए और बी दोनों सही। कौन सा आंसर होगा बताइए साथियों? 12वां का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, लास्ट वाला ए। मतलब देखिए चौथा ए और बी दोनों सही है। ये बात आपने यदि एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है। देखिए बगान मालिक जो होता था वो विशाल खेतों पर क्या करता था? बगान की खेती, मतलब खेती करता था। और कैसे काम करवाता था? तो जबरन काम करवाता था। महल किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी जो एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो बना वो कौन सा बना? 12वां प्रश्न है, ध्यान से लगाइएगा। एक एक प्रश्न जो है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। डी इसका सही हो गया, दोनों सही है। चलिए 13वां प्रश्न, बोर्ड क्या है? बोर्ड जो है वो क्या है? एक मशीन, एक पौधा, एक गांव, एक शहर। कौन सा आंसर होगा? छोटा सा प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बी, एक पौधा। बोर्ड क्या था? बोर्ड क्या था? एक पौधा था। यह नील की खेती के विषय में ही कहा गया है। बोर्ड नामक पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था जिसे नील बनाया जाता था। देखिए मैंने बताया था आपको, वैसे ही आपके लिए छोटा सा मैं यहां पर लिख भी दिया हूं। बोर्ड नामक पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था जिससे नील बनाया जाता था। 14वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। मुस्कुराते हुए। सीटेट कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से पास कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। जितना आपने बीएड में किया उससे 10% ही मेहनत करेंगे तो सीटेट निकल जाएगा। किस सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई थी? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। ए 16वीं, बी 17वीं, सी 18वीं, डी 19वीं। कौन सा होगा आंसर बताइए? 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी 18वीं। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई थी। आगे 15वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। इसमें भी आपको विचार करना होगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहां पर देखिए ऐसे प्रश्न सीटेट में आता है, गलत कौन सा है, सही कौन सा है। तो वहां पर प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा तो अपने आप ही आंसर सही हो जाएगा। जैसे ये ए दे देगा ऑप्शन में। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। क्या यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी? बी 1783 से 1790 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। क्या है आंसर? देखिए
पहला ए सही बी गलत, दूसरा ए गलत बी सही, तीसरा ए और बी दोनों सही, चौथा ए और बी दोनों गलत। कौन सा आंसर होगा बताइए, थोड़ा सा चिंतन कीजिए, आपके सामने मैं रखता हूं, कुछ देर रुकता हूं, आप बताइए कौन सा आंसर होगा। आपने सोच लिया होगा मुझे जहां तक लग रहा है। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए सही है और बी गलत है। देखिए, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी थी। ये बिल्कुल सही है। और 1783 से 1790 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ये बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए सही और बी गलत। चलिए देखिए, अब यहां पर मैं बताता हूं आपको, छोटा सा पॉइंट जो है वो आप सभी के लिए रख दिया हूं, यहां से क्लियर हो जाएगा। 1783 से 1790 के बीच नहीं, बल्कि 1783 से 89 के बीच में क्या हुआ था, तो नील की उत्पादक जो है वो मतलब उत्पादन जो है वो आधा हो गया था। बात तो सही है, लेकिन ईस्वी यहां पर गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 16वां प्रश्न आप सभी के सामने में स्क्रीन पर, कहां की नील बाजारों में ज्यादा छा गया था? ए बिहार की, बी बंगाल की, सी आसाम की, डी हरियाणा की। कहां का होगा बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16वां का करेक्ट आंसर आप सभी के स्क्रीन पर बंगाल। क्या होगा, बंगाल। कहां की नील? बंगाल की नील बाजारों में ज्यादा छा गई थी। छोटा सा पॉइंट आप सभी के लिए, 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था, जो कि 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जहां 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 30% था, वही 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया था। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। यहां से प्रश्न बनता है। लास्ट प्रश्न आज के लिए, 17वां प्रश्न, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त किया था? लास्ट प्रश्न, इसका आंसर आप जरूर बता देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बताइए, दास प्रथा कब समाप्त किया था फ्रांस ने? ए 1790, बी 1792, सी 1796, डी 1799। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, 1792 में दास प्रथा जो है वो फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा जो है वो समाप्त कर दिया था। तो साथियों, इस प्रकार से मैं डेली आप सभी को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। आप सभी एकजुटता से इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और आप 10-15 मिनट यहां पर दीजिए। आपके 2-3 प्रश्न डेली जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, यदि आपको कोई और सहायता चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।